प्रिय छात्रों, हिंदी ग्रामर में छंद का अगला भाग जो शेष था आज शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले है रोला। यह एक सममात्रिक छंद है। रोला यह एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है। यति माने होता है विराम, यानी जो ये लगा हुआ है यही यति है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। यह एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 तथा 13 मात्राओं पर यति होते हैं। जैसे कौ पापी पंचत्व प्राप्त सुन जगमन धावत। अब देखिए इसमें यहां जो है यति लगा हुआ है। इसमें कौ दोनों पर जो है लघु मात्रा है, फिर उसके बाद प पर आ की मात्रा है, तो यहां जो है दीर्घ हो गया। पापी दोनों लघु है और ये प के ऊपर अंक की मात्रा है, और अनुस्वार क्या होता है? दीर्घ मात्रा होती है। च इधर आधा तो आया हुआ, तो च जो है लघु से गुरु हो गया। और वह अब ये 1 2 2 4 5 6 2 8 2 10 से 11 मात्रा। यही ना परिभाषा में कि 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। प्राप्त सुनि जगमन धावत। यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 2 11 12 13 मात्रा है। तो यही है इसका उदाहरण। बन बन बामन वीर बढ़त चौचंद मचावत, पय तक ताकी लोथ त्रिपथगा के तटलावत, 9 2 2 11 होत, 3 5 बिसरावत। दूसरा उदाहरण है नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। अब देखिए नीलांबर 9 पर जो है बड़ी की मात्रा है, लौ पर आ की मात्रा है, दोनों दीर्घ हो गया। यह दीर्घ पहले से है। अगर यहाँ ये आधा की मात्रा आधा मौ है, अगर यहाँ लघु हो होता तो ये भी जो है दीर्घ हो गया होता, लेकिन ये दीर्घ पहले से है। परिधान ध पर जो है आ की मात्रा है, ये जो है गुरु हो गया। अब देखिए 2 2 4 5 6 7 8 10 11। इसी तरह से इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और ये छोटा ऊ की मात्रा है, आधा इधर 9 है, तो ये दीर्घ हो गया। 7 9 10 11 और 2 13 मात्रा है। तो ये रहा आपका रोला। सूर्य चंद्र जुग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। अब देखें यह कुंडलिया। यह एक विषम मात्रिक और संयुक्त छंद होता है। इस छंद का निर्माण दोहा और रोला दोनों के संयोग रूप से होता है। इसके प्रत्येक चरण में इसके 6 चरण होते हैं। आरंभ में जो है दोहा होता है और अंत के 2 छंद जो है रोला के होते हैं, और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। जैसा कोई संगी उत नहीं है इत ही को संग, पंथी ले मिली ताहिते सबसो सहित उमंग। ये दोहा है। इसमें जो है 13 मात्राएं, दूसरे चरण में जो है 11 मात्राएं, फिर तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे चरण में जो है 11 मात्राएं हैं। ये 2 चरण जो है छंद ये रोला के हैं। सबसो सहित उमंग, सबसो सहित उमंग, इसमें जो है 11 मात्राएं हैं। अब बैठ तरनी के माही 2 3 4 5 7 9 4 13। नदिया नाव संयोग फेर मिली है पहनाही, वरन दीन दयाल पार पुण्य भेंट न होई, अपनी अपनी गैल पंथी जो सब कोई। अब देखिए ये यहां पर यति लगा हुआ है। ये जो है रोला में होता है ना कि 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। रोला में 11 और 13 मात्राओं पर
यति होता है। तो ये ऊपर वाला तो दोहा हो गया। उसके बाद ये रोला है, तो रोला में जो है यहाँ देखिए यति लगा हुआ है, तो इसमें जो है 11 मात्राएं हो गई। फिर इसके बाद जो है यह 13 मात्राएं हैं। फिर नदिया नाव संजोग, यहाँ फिर यति लगा हुआ है, तो इसमें भी जो है 11 मात्राएं होगी। फिर फेर मिरिहे पहनाही, अब इसमें जो है 13 मात्राएं होगी। इस तरह जो है इसके प्रत्येक चरण में जो है 24 मात्राएं होती है। अभी कह रहा है ना कि इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो ये अगर ये दोहा है तो दोहा में भी देख लीजिए 11 और 13 मात्राएं मिलकर 24 हो गया ना। ऐसी का उल्टा इधर हो जाता है सोरठा के रूप में, लेकिन ये रोला का छंद है, ठीक है। तो इसमें जो है 11 और 13 पर जो है यति लगा हुआ है, 11 मात्रा पर देखिए प्रत्येक में 11 मात्रा पर यति लगा हुआ है। तो इस प्रकार जो है ये कुंडलिया छंद। फिर से इस परिभाषा देख लीजिए, यह जो है एक विषम मात्रिक एवं संयुक्त छंद है। इस छंद का निर्माण रोला और दोहा और रोला के संयोग से होता है। इसमें 6 चरण होते हैं और आरंभ में जो है दोहा होता है और अंत में 2 छंद जो है रोला के होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हुआ करती हैं, जैसा कि ये है। प्यारे बच्चों, देखो आज का विषय है हिंदी। हिंदी का आविर्भाव कब हुआ और कैसे हुआ, यही क्रम दिया जा रहा है। हिंदी विकास का क्रम, यानी हिंदी का आविर्भाव कब हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, उसी के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले इस धरा पर भाषा नाम की कोई चीज नहीं थी, तो संस्कृत जो है भाषा के रूप में अवतरित हुई। यानी संस्कृत का आविर्भाव हुआ कब हुआ, ईसा से जो है 1500 साल पहले। ईसा का मतलब कि शून्य, आज 2022 है ना, तो इसके पीछे हम चलेंगे तो किसी दिन शून्य पर पहुंचेंगे। तो शून्य से 1500 साल पहले का मतलब हो गया आपका ये 2022 और 1500 जोड़ दीजिए 3522, यानी आज से 3522 वर्ष पहले जो है संस्कृत भाषा के रूप में इस धरती पर अवतरित हुई, भाषा का आविर्भाव हुआ। फिर उसके बाद इसका कार्यकाल चल रहा था 500 वर्षों तक चला। फिर इसके 500 वर्षों बाद यानी सन 1000 ईस्वी पूर्व में संस्कृत से पाली जो है भाषा के रूप में अवतरित हुई, यानी संस्कृत से पाली का जन्म हुआ। फिर उसके बाद फिर 500 साल पहले पाल से जो है प्रकृत का जन्म हुआ। और कब, 500 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व, यानी शून्य से 500 साल पहले जो है पाल से प्रकृत जो है भाषा के रूप में अवतरित हुई और इसका कार्यकाल चला 1000 वर्षों तक, यानी शून्य से 500 साल पहले और शून्य से 500 साल बाद, यानी दोनों मिलाकर कितना हो गया 1000 वर्ष। फिर उसके बाद जो है प्रकृत से अपभ्रंश का जन्म हुआ और अपभ्रंश भाषा के रूप में अवतरित हुई 500 ईस्वी में और इसका कार्यकाल जो है 500 वर्षों तक चला, यानी 1000 ईस्वी तक। फिर उसके बाद जो है अभी इसका कार्यकाल चल ही रहा था कि इसके कार्यकाल से 100 साल पहले ही अपभ्रंश से अवहट जो है भाषा के रूप में अवतरित हो गई। कब, सन 900 ईस्वी में, और इसका कार्यकाल चला जो है 200 वर्षों तक। फिर जो है 1100 ईस्वी में अवहट से जो है प्राचीन हिंदी भाषा के रूप में अवतरित हुई सन 1100 ईस्वी में और इसका कार्यकाल चला 300 वर्षों तक। फिर प्राचीन हिंदी से प्रारंभिक हिंदी भाषा के रूप में अवतरित हुई और इसका कार्यकाल था सन 1400 से लेकर के 1850 तक। इसके बाद अंत में प्रारंभिक हिंदी से आधुनिक हिंदी का जन्म हुआ और इसका कार्यकाल सन 1850 ईस्वी में और कहीं कहीं मिलता है 1868 ईस्वी में। आप भी कक्षा 9-10 की हिंदी की बुक में देखेंगे 1868 ईस्वी दिया होगा, तो कहीं कहीं 1850 मिलता है और कहीं कहीं 1868 मिलता है। और तब से लेकर के अब तक का जो कार्यकाल चल रहा है वह
आधुनिक हिंदी का कार्यकाल चल रहा है और इसके जन्मदाता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी के जनक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अब देखिए परीक्षा में क्वेश्चन इसी में से आता है कि हिंदी की आदि जननी कौन है? हिंदी की आदि जननी कौन है? तो नाम का उत्तर आता है संस्कृत का। लेकिन इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में पूछता है कि हिंदी की आदि जननी, चाहे हिंदी का आविर्भाव किससे हुआ माना जाता है? तो अपभ्रंश से माना जाता है। लेकिन है कौन? संस्कृत है। तो दो क्वेश्चन इसी में से आता है। हिंदी की आदि जननी कौन है? तो संस्कृत हो गई। और हिंदी का आविर्भाव किससे हुआ माना जाता है? तो अपभ्रंश से माना जाता है और यहीं से वीरगाथा काल की उत्पत्ति हुई। तो ये रहा। अब देखिए आखिर इसका नाम हिंदी क्यों पड़ा? तो आप देखें इतिहास में पढ़े होंगे जितनी भी सभ्यताओं का उदय हुआ है, सभी सभ्यताओं का उदय कहाँ हुआ है? नदी घाटी में हुआ है। तो तिब्बत में एक नदी है जिसका नाम है सिंधु नदी, जो आज तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और श्रीनगर हिंदुस्तान होते हुए आज पाकिस्तान में बह रही है ना। तो सिंधु से बिगड़ते बिगड़ते हिंद हुआ। सिंधु से बिगड़ करके हिंद हुआ। कुछ लोग जो है तोतला करके तोतली भाषा में बोलते हैं, सौ उसको कहा जाए तो कहते हैं हाँ, सौ नहीं कह पाते हैं। तो उसी तरह से सिंधु से बिगड़ करके हिंद हुआ और हिंदू से बिगड़ करके हिंद हुआ। और हिंद में जो है ई प्रत्यय है, तो किस भाषा का है? फारसी भाषा का प्रत्यय है। ई जोड़ दिया तो हिंदी हो गया। अब देखिए हिंद के दो अर्थ होते हैं, हिंद देश के निवासी और दूसरा इसका अर्थ होता है हिंद की भाषा। तो अब हिंदी की परिभाषा क्या है? तो भाषा परिवार के आधार पर भारोपी परिवार की भाषा को हिंदी कहते हैं। भारोपी का मतलब इस देश में, भारत देश में रहने वाले लोगों को भारोपी कहा गया है। तो वही है, भाषा परिवार के आधार पर भारोपी परिवार की भाषा को हिंदी कहते हैं। अब ये हिंदी क्या है? हमारी मातृभाषा है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। वह छोटी से छोटी ध्वनि इकाई है। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि इकाई है जिसे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि इकाई है जिसे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है। तो वर्ण, अब देखिए वर्ण के भेद। तो वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला हो जाता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, स्वर कहलाते हैं। और वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में स्वर की आवश्यकता होती है, व्यंजन कहलाते हैं। तो अब देखिए स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम स्वर कहते हैं। तो स्वर, हिंदी में स्वर दो प्रकार के होते हैं और संस्कृत में स्वर 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन तीनों यहां जान लीजिए। स्वर के 3 भेद। पहला होता है लघु अथवा ह्रस्व, दूसरा होता है दीर्घ अथवा गुरु और तीसरा होता है प्लुत स्वर। ये 3 प्रकार के स्वर हैं, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब देखिए लघु स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करने में कम समय लगता है और एक मात्रा का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लघु स्वर कहते हैं। और लघु स्वर है कौन कौन? अ, ई, उ और री। ये चारों वर्ण जो हैं लघु स्वर होते हैं, इनमें एक मात्रा का बोध होता है। दूसरा है दीर्घ स्वर, या उसको दूसरे रूप में कहते हैं गुरु स्वर। तो जिन वर्णों का उच्चारण करने में लघु स्वर से अधिक समय लगता है और 2 मात्रा का बोध होता है, उसे हम दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या होती है आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है ना।
अब देखिए अंग और अह बाकी रह जा रहा है, ठीक है ना। तो अंग और अह न स्वर है ना व्यंजन है, यह अयोगवाह कहलाता है। यह जो है अयोगवाह कहलाता है। अब देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये अंग है और ये अंग, तो ये है अनुस्वार। अनुस्वार और इसके दो भेद हो जाते हैं अंग के, अनुस्वार और दूसरा होता है अनुनासिक। ठीक है, अनुस्वार अंग को अनुस्वार भी पढ़ा जाता है, इसको अनुनासिक भी पढ़ा जाता है। तो अब देखिए अनुस्वार अनुस्वार आ गया, लेकिन अनुनासिक के दो भेद हो जाते हैं, एक होता है अर्धचंद्र बिंदु और एक होता है पूर्णचंद्र बिंदु। इसको कहते हैं अर्धचंद्र बिंदु और इसको कहते हैं पूर्णचंद्र बिंदु। और इसका प्रयोग कहाँ होता है, जैसे लिखना है डॉक्टर, तो डॉक्टर डॉ के ऊपर क्या होगा, अर्धचंद्र बिंदु होगा। और इसका प्रयोग जैसे बांध, बांध लिखना है, तो इसमें देखिए अंग का भी उच्चारण हो रहा है, तो इसको पूर्णचंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए ये रहा आपका स्वर। और अ जो होता है अ, इसको कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं इसको, विसर्ग कहते हैं। अब देखिए ये स्वर तो हो गया, अब व्यंजन पर चलिए। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से हो, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से हो उसे हम व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से हो उसे व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन के कई भेद होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब छूना, है ना। यानी जिन वर्णों का उच्चारण जिह्वाग्र, जीभ के अगले हिस्से के द्वारा, ये जीभ का अगला हिस्सा है, तो जिह्वाग्र द्वारा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के स्पर्श से हो, स्पर्श व्यंजन कहलाता है। यानी जीभ का अगला हिस्सा इन भागों को स्पर्श करे या उनकी ओर संकेत करे तो इन वर्णों का उच्चारण होता है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ये किस वर्ग में आते हैं, क वर्ग में आते हैं, और इनका उच्चारण स्थान कहाँ है, कंठ है। च, छ, ज, झ, यहाँ इनका उच्चारण स्थान जो है ताल। ट, ठ, ड, ढ, ढ, इनका उच्चारण है मूर्धा। त, थ, द, ध, न, इनका उच्चारण है दंत। और ये अंतिम वर्ण इसका है स्पर्श व्यंजन का अंतिम वर्ण प, फ, ब, भ, म, ये पवर्ग है और इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ये रहा स्पर्श व्यंजन, पहला था स्पर्श व्यंजन। ये दूसरा जो है व्यंजन के प्रकार में है अंतस्थ व्यंजन, यानी वे वर्ण जो स्वर और व्यंजन के बीच स्थित हो, वे वर्ण जो स्वर और व्यंजन के बीच स्थित हो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। या इसको जो है दूसरे रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं कि वे वर्ण जो आधे स्वर और आधे व्यंजन हो उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व, ये चार वर्ण जो है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अगला व्यंजन है ऊष्म व्यंजन। व्यंजन के प्रकार का तीसरा व्यंजन है ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा घर्षण करती हुई मुंह के बाहर निकलती है उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या हुए, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा घर्षण करती हुई मुंह से बाहर निकलती है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे श, ख, श, ह, ये चार वर्ण होते हैं जो है ऊष्म व्यंजन है। और व्यंजन के प्रकार का अगला है संयुक्त व्यंजन।
या इसको संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। दो वर्णों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। यानी दो वर्णों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे छ, त्र, अज्ञा और स्रव। छ जो है क और श के योग से बना है, त्र जो है तो और र के योग से बना है, अज्ञा जो है ज और यहाँ के योग से बना है, और स्रव जो है श और र के योग से बना है। अंतिम है इसमें द्विगुण व्यंजन। वे वर्ण जिनमें दो वर्णों के गुण पाए जाते हैं या दो वर्णों के गुण निहित होते हैं, उन्हें हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। जैसे ढ़, ड़। अंतिम व्यंजन एक और है जिसका नाम है अरबी फारसी के व्यंजन, या उसको दूसरे रूप में कहते हैं नुक्ता वाले वर्ण। नुक्ता वाले वह व्यंजन, या इसको कहते हैं अरबी फारसी के व्यंजन। यानी जिन वर्णों के नीचे जो है बिंदी पाई जाती है, जिन वर्णों के नीचे बिंदी पाई जाती है, ऐसे व्यंजन को जो है हम नुक्ता वाले व्यंजन या अरबी फारसी के व्यंजन कहते हैं। जैसे आर, ग, ज, फ, आर, ये अरबी फारसी के व्यंजन है। पंजाबी में इसको कहते हैं, जैसे ग है, ग के नीचे बिंदी लगा दी जाती है तो उसको कहते हैं गग्गा पार बिंदी ग, यानी इसके नीचे जो है बिंदी लगी हुई। अंग्रेजी में आप लिखते होंगे, अगर गाजीपुर लिखना है, ग और ज दोनों के नीचे बिंदी होती है, तो इसकी अंग्रेजी जो है लिख देते हैं। यानी ज की अंग्रेजी जेड हो जाती है, फ की अंग्रेजी पीएच हो जाती है,